करंट अफेयर का पार्ट 7 होगा और हम यहाँ पर पिछले साल के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं प्लस जो नई एमसीक्यू नए एमसीक्यू फॉर्म हो सकते हैं करंट अफेयर पे वो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आयोग के द्वारा सिलेबस जो आयोग ने अपने सिलेबस को डिजाइन किया हुआ ये सिलेबस है। और मैंने यहाँ पर जो सी सेट के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो डाली है अभी हालांकि। और आपको सी सेट के बारे में ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती, ऊपर ऊपर से थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक फंडा सा होना चाहिए आपके पास। मैंने थोड़े क्वेश्चन पिछले साल के भी सॉल्व करे, कॉन्सेप्ट आपको बताया है। मैं उसके सारे क्वेश्चन जो तो मोटे मोटे टॉपिक नहीं, कुछ थोड़ा सा डेप्थ में भी अच्छे से टॉपिक करा दूंगा जो मतलब आए तो आप बेसिक कर लो। देखो सी सेट के अंदर बड़े बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। और अगर मतलब कुछ लोग होते हैं सी सेट हाई हाई सी सेट को रख दिया तो वो 10 क्वेश्चन के जो मार्क्स है फ्री के हैं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो तो, समझ गए आप। तो अब जो उनको ऐसा बर्डन लेता है तो फिर उनके लिए तो बर्डन ही है यार, फिर उसके लिए तो मतलब मैं यही बोलूंगा कि बहुत मुश्किल है कैलकुलेट करना। मतलब चीजों को आपको पीसीएस बनने के लिए जा रहे हो तो आपके पास इतना तो मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से आए हो, चाहे साइंस से आए हो, नॉन साइंस बैकग्राउंड से आए, किसी भी तो मतलब कुछ तो चीजें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए आपको। ठीक है। अब देखिए ये आयोग ने क्वेश्चन पूछा था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैंने पिछली वाली उसके अंदर बताया था जब मैं वहां पर हाँ बायोगैस के बारे में बता रहा था। तो बायोगैस क्या होती है, नेचुरल गैस के बारे में मैंने आपको बताया, एलपीजी के सीएनजी के बारे में बताया था। तो इसका जरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, ये आयोग के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलते हैं करंट अफेयर पर। देखिए मॉरिशस जो होता है वो पहली कंट्री बन गया है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसने जो इंडिया का एक स्कीम है औषधि स्कीम। देखिए औषधि स्कीम है किससे रिलेटेड, जन औषधि स्कीम। ये जो जन औषधि स्कीम है इसके अंदर भारत सरकार जेनेरिक मेडिसिन देती है बहुत सस्ते दामों पर। आप यहाँ पर जो जन औषधि केंद्र खुले हुए होंगे तो अगर कोई मेडिसिन बाहर जो ब्रांडेड कंपनी होती है, देखिए कुछ लोगों को बड़ा जेनेरिक मेडिसिन को लेकर एक उनको भ्रम रहता है क्योंकि डॉक्टर भी उनको भ्रम में रखते हैं। वो कहते हैं क्योंकि अगर डॉक्टर ने ये जेनेरिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दी तो फिर उनकी जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है वो नहीं बिकेगी। देखो एक कोलिजन बना हुआ है यहाँ पर कंपनियों के बीच में और डॉक्टरों के बीच में। वो कोलिजन ये है कि डॉक्टर क्या काम करते हैं, डॉक्टरों के सामने जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं उससे उनकी जो मतलब मैं ये सारी चीजें मैं ऐसी बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें इंडिया के अंदर होती है, बहुत बड़ा एक ये माफिया डेवलप हो रहा है मतलब। और ये आपको जेनेरिक मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जेनेरिक मेडिसिन कोई खराब नहीं मेडिसिन नहीं है। कुछ लोगों ना देखिए डॉक्टर बैठता है यहाँ पर टेबल लगाकर, ठीक है, ये टेबल लगा कर बैठा है डॉक्टर यहाँ पर, तो उसके सामने इतनी सारी पम्पलेट पड़ी हुई है। मान लो आप गए कि डॉक्टर साहब आप यहाँ बैठे हुए, डॉक्टर आपसे कंसल्ट कर रहा है, क्या दिक्कत है, आप कहोगे साहब मेरे दांत में दर्द हो गया, मुझे बुखार भी आ गया, तो ये डॉक्टर क्या करेगा तुरंत एकदम पम्पलेट में से यहाँ से जो मेडिसिन उसको दर्द वाली लगेगी किसी भी टेप है और बोलेगा बाहर से मेडिसिन से ले लो, बाहर से उससे ले लो। तो ये क्या है, ये पैम्पलेट कहाँ से आई, ये पैम्पलेट आई है नहीं, ये जो कंपनियां होती हैं ये, और ये जो डॉक्टर बैठा है ना ये प्राइवेट वाला डॉक्टर, ये जेनेरिक मेडिसिन कभी प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, ध्यान रखना। और अगर ये देखो अगर मान लो आप इसमें मान लो तो आपको 2000 या 1200 की अंदर दवाई लिख दी, लेकिन अगर जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता तो कितने की बैठती, जानते हो कितने की बैठी, बहुत सस्ती बैठेगी, हार्डली 200 रुपए या 250 रुपए की, हार्डली 200 या 250 रुपए की, वो भी बहुत ज्यादा बता दिया मैंने। अगर कोई ब्रांडेड मेडिसिन 100 रुपए लेट से 12 रुपए ये 60 रुपए की मिलती है तो जो है जेनेरिक मेडिसिन 10 या 6 रुपए की मिलती है, ठीक है, हो सकता है 10 या 6 रुपए की। तो इतना सस्ता, तो इसी चीज को देखते हुए और मॉरिशस ने ज्वाइन किया है तो भैया हम भी जो है जो जेनेरिक मेडिसिन उनके स्टोर खोलेंगे यहाँ पर और जो है लोगों को सस्ते दामों पर मेडिसिन दिलवाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए किस कंट्री ने ज्वाइन किया है। अब बात करते हैं कि देखो ताबी फेस्टिवल या तबी फेस्टिवल जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो कर सकते हो, ये कहाँ का है, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है एनुअल फेस्टिवल, तो आप बस इसको ऐसे याद रखना। दूसरा देखो एक बुक रिलीज हुई है, बुक पर क्वेश्चन आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। तो जो गोवा के गवर्नर है श्री श्रीधरन पिल्लाई, तो इनकी ये बुक है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। मैं इस बुक को मतलब सोच रहा था मतलब पढ़ने की सोच कर रहा था, पढ़ना था मुझको, और मैं इसको सर्च भी कर रहा था ऑनलाइन कि मुझको कहीं फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर मिले, लेकिन मुझको मिली नहीं है। अगर किसी को पता हो कि ये बुक कहाँ पर मतलब ऑनलाइन स्टोर पर कौन से उस पर है तो मुझको प्लीज बता देना। एक्चुअली मुझको ये बुक पढ़नी है। तो अगर किसी को पता हो तो मैं इसलिए मुझे नहीं पता है कि मतलब मैंने काफी सर्च किया मुझे नहीं मिला, अगर किसी को पता लगे तो मुझको बता देना कि ये उस पर है तो मैं ऑनलाइन परचेज कर लूंगा इसको, और मुझको एक बुक पढ़नी है। अब बात करते हैं इंडेक्स। देखिए इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है इसको पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि
कौन जारी करता है? देखिए ये यूएसए का वहाँ का चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये रिलीज किया है। इस बार 12th एडिशन इसको रिलीज किया गया था, और इंडिया की जो रैंकिंग थी 55 में से 42 रैंक थी। और उसका जो यहाँ पर ये स्कोर भी देते हैं, स्कोर की जरूरत नहीं होती, स्कोर बहुत रेयर से रेयर, मतलब ऐसा ही कोई टुच्चा ही बैठा हुआ ना स्कोर पूछेगा। देखो यूपीएससी भी स्कोर नहीं पूछती है, सच बताता, रैंकिंग पूछती, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे इंडेक्स जारी होते हैं और वो भी स्कोर जारी करते हैं, ठीक है। अब उनका स्कोर याद रखना, मतलब आप समझ रहे हो ना, फैक्चुअल चीजें बहुत मुश्किल होती है याद रखनी है। इसलिए किसी भी एग्जामर को थोड़ा सोच समझ कर देना चाहिए। क्वेश्चन अगर फ्रेम करा तो उसका एक थोड़ा लेवल रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब कोई ठरकी टाइप का बैठ गया और उसको नशेड़ी गंजाड़ी बैठ गया वहां पर, उसके मन में जो आया वो भी रट डाला। तो मतलब थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बस रैंकिंग तैयार रखना। हाँ, कितनी रैंकिंग है इसके अंदर मैंने क्वेश्चन भी रैप किया है इस पर, आप ट्राई करना, जरा अच्छे से देख लेना इसको। और दो चीजें याद रखना, क्योंकि जो पीसीएस है, ये जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि भाई किसने जारी किया है और रैंकिंग क्या थी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं, देखिए विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक को स्टैब्लिश किया गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो क्वेश्चन कैसा बन सकता है? देखिए ये जो क्वेश्चन है दो तीन टाइप से बन सकता है। एक तो मध्य प्रदेश के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश वाले अगर किसी भी पीसीएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस स्टेट में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, किसी भी स्टेट का नाम लिया जा सकता है कि भाई इनमें से ये जो विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक है कहाँ स्टैब्लिश की गई है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई चलो ठीक है स्टेट बना दिया, किस शहर में, आप सब मतलब शहर का नाम भी पूछा जा सकता है, तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस ऐसा देखो, ऐसे क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि आपने पूरा दिन पूरी बाल की खाल खींच के बैठ गया, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पर। दूसरा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, इसकी थीम भी पता होना चाहिए। देखिए 3 मार्च को ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और इस टाइप की इस बार की जो थीम थी 2000 की थीम थी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट। पूरी थीम पूछी जा सकती है आपसे, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। आपको पता है एआई का बोलबाला चल रहा है इस टाइम पर, तो आप एआई का यूज कर जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कर सकते हो। अगर आप एआई का सही यूज कर रहे हो तो ये बहुत फायदा है। अब देखिए यहाँ पर ये जो एक्सरसाइजेस के बारे में आप याद रखना थोड़ा, कि इंडिया और मलेशिया के बीच में एक बायलैटरल एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, उसका नाम याद रखना, समुद्र लक्ष्मण। तो ये याद रखना कि भैया कौन सी एक्सरसाइज है। ऐसे सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो एक्सरसाइज है किसके 2 घंटों के बीच में होती है, मैच द फॉलोइंग करा लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, हर पीसीएस यूपीएससी भी पूछता है। अब बात करते हैं नाटो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत टॉपिक है। देखो 2 कंट्रियां ऐसी है जिन्होंने नाटो को ज्वाइन करा है, आपसे पूछा जा सकता है। पहला तो क्वेश्चन यही बनता है, देखो कम चांस है कि आपसे ये पूछे भाई ये नाटो कब स्टैब्लिश हुआ था। नाटो की फुल फॉर्म याद करके जाना भैया, क्योंकि पूछ सकता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। 4 अप्रैल 1949 को इसको बनाया गया था, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। ये वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म जब हुआ उसके बाद बनाया गया था। वो एक्चुअली यूएसएसआर और जो एक यूएस है उसके बीच में थोड़ी टकराव थी, तो आइडियोलॉजी को लेकर टकराव था, तो उसी को देखते हुए ये बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर भाई पता होना चाहिए, बेल्जियम ब्रुसेल्स के अंदर। टोटल कितनी मेंबर है अभी तक? अभी जो है 32 मेंबर्स है, और 2 रिसेंटली कंट्री ने ज्वाइन किया है। कौन कौन सी? फिनलैंड 31वें नंबर पर, ये 31वें नंबर की कंट्री जिसने नाटो को ज्वाइन किया है, और स्वीडन जो 32 नंबर की कंट्री बन गई जिसने इसको नाटो को ज्वाइन किया है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? एक तो क्वेश्चन फ्रेम यही हो सकता है कि भाई 31st नंबर, ये 2 कंट्री अभी रिसेंटली 2 कंट्री ने ज्वाइन किया है नाटो को, तो उन कंट्री के नाम पता है, ठीक है। दूसरा, ये भी ऐसे भी पूछ सकता है, ज्योग्राफी का पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या ऐसा पूछा जा सकता है, ये बताइए नॉर्वे, ये जो यहाँ पर देख रहे हो, ये नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया। तो क्वेश्चन ये क्या है? गल्फ ऑफ बोथनिया, कौन कौन सी 2 कंट्री गल्फ ऑफ बोथनिया से बॉर्डर शेयर करती है? बाल्टिक सी के साथ कौन कौन सी कंट्री लैंड बॉर्डर शेयर करती है? डेनमार्क। ये ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब आप जानते हो क्या प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स में, जिनका मतलब जिनका रुक जाता है, प्री वगैरह रुक जाता है, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो एक जो मैगजीन बाबा है ना, उनको बहुत ध्यान देते हैं ये, लेकिन आप अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हैं। देखो आपकी आपकी अपनी प्रॉब्लम है, मैगजीन वाले को क्या पता उसकी क्या प्रॉब्लम, तुमको तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, वो तो सबको एक साथ लेके चलता है। आपकी अपनी प्रॉब्लम होगी, एक बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, आप बहुत ब्लू टाइप के हो, तो आप उससे कैसे कंपेरिजन कर सकते हो? तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी अलग फॉलो करनी पड़ेगी। बच्चों में प्रॉब्लम क्या है? टॉपर के देखेंगे भैया, टॉपर का माइंड अलग चलता है, तुम्हारा अलग चलता हो सकता है, तुम स्लो लर्नर हो, तो अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ ना उस हिसाब से। हम तो आपको करना क्या है कि जब भी करंट अफेयर देखो तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी चेक कर लिया करो, भाई क्या मैप मैप में क्या लोकेशन है उसकी,
ठीक है, तो हो सकता है कि कोई वैक्सीन वाला ना बताए, हर चीज़ नहीं बताता कोई मैगज़ीन वाला, वीडियो वाला या फिर जो वहाँ पर आप किसी यहाँ पर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, वो नहीं बता पाएगा, हर चीज़ नहीं होती क्योंकि वो फिर 2 साल खींच जाएँगे। तो इसलिए जब भी आप देख रहे हो तो फिर ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखा करो कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आपको भी देखने हैं। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा-सा याद रख लेना, मुझे नहीं लगता है आएगा लेकिन फिर भी थोड़ा-सा याद रख लेना। जो जिंदल ग्रुप कंपनी है, इसने जो इंडिया का स्टेनलेस स्टील सेक्टर में इंडिया का जो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया है, कहाँ पर बनाया है? ये हिसार के अंदर बनाया है, हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा के अंदर। तो बस याद रखना, मुझे नहीं लगता है इस पर क्वेश्चन आएगा, फिर भी मैंने रख दिया है। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया रिसीव मिसल्स एंड रूबेला रूबेला चैंपियन अवार्ड। देखिए ये जो अवार्ड है, इस क्वेश्चन किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 2024 का मिसल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड किसको मिला है? कंट्री के नाम दे दिए जाएंगे और उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भैया ये जो है काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। और थोड़ा सा और पढ़ लेना ये वाला कि किस कौन देता है ये मिसल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड्स किसके द्वारा दिया जाता है? मिसल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अमेरिकन रेड क्रॉस, ये इसका हेडक्वार्टर वहाँ पर यूएसए में। तो इसमें क्वेश्चन देख लेना, ये जो मैंने यहाँ पर ब्लू उसमें ये कौन सा कलर, येलो कलर में जो किया है, इसको पढ़ लेना एक बार। अब जरा क्वेश्चन देखिए, देखिए मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर फ्रेम किया है क्वेश्चन। तो इंग्लिश वाले इधर अटेम्प्ट करेंगे और हिंदी वाले इधर अटेम्प्ट करेंगे, मतलब तो आंसर अटेम्प्ट नहीं करेंगे, मैंने आंसर लिख दिया, वैसे भी ये करंट अफेयर ऊपर की थी। तो एक तो आपको ये बताना है कि भाई ये तो सिंपल सा आप बता सकते हो कि भाई कौन सी कंट्री को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और हिंदी में यहाँ पर सेम चीज है, बस इंग्लिश हिंदी का फर्क है यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करना है आपको, बीच टू कंट्री ज्वाइन द नाटो रिसेंटली। तो आपको बताने कौन कौन सी कंट्री में अलग तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, जैसे मैंने ज्योग्राफी का पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि भाई ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम हो सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसे देख रहे हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि भाई स्वीडन और फिनलैंड को ऐसे ही पूछे कि भाई कौन सी दो कंट्री नाटो को अभी रिसेंटली ज्वाइन, मतलब ऐसा बनता है क्वेश्चन, एक फ्रेम क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एक फ्रेम होने के लिए बनता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये नहीं पूछेगा, कोई और पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए भी कौन सी दो कंट्रियां हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली नाटो, उनकी ज्योग्राफी के लोकेशन के बारे में भी आपको बताया। इंडिया की जो अभी 12th एडिशन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी हुआ था, कौन जारी करता है? इंडिया की क्या रैंकिंग, रैंकिंग यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि रैंकिंग, पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया रैंकिंग, रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वैसे इतना तो कुछ नहीं, पर रैंकिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। रैंकिंग और किसने जारी किया है, तो 2-3 चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो इंडेक्स बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे इंडेक्स जारी होते हैं, तो हर चीज़ की रैंकिंग और मुश्किल होता है। आपको लगता है यार कर लेंगे, यही तो प्रॉब्लम है, नहीं होता है। भाई इंसान क्या है, अपने दिमाग का इतने सारा एक सा एक ऐसा थोड़ी है कि यही वाली रैंकिंग, बहुत सारी रैंकिंग होती है। तो नहीं याद आता है, पता है, यही तो प्रॉब्लम है कि याद नहीं रह पाता है। ये होनी चाहिए वहाँ पर बैठ कर, नहीं यार ये था। तो बार-बार इस टाइप के क्वेश्चनों को रिवाइज करो, बार-बार देखो। करंट अफेयर का यही है कि दिन में 1-2 दिन में कम से कम आपको 30-35 पेज पलट डालो, ठीक है। जल्दी-जल्दी एकदम छोटी-छोटी स्लाइड बनाओ, अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है, या छोटे-छोटे नोट्स बना लो, बहुत छोटे-छोटे नोट्स। इस तरह क्या लिखो, नाटो, हेडिंग डालो नाटो और बस लिख दो क्या आगे स्वीडन में इसने अभी ज्वाइन किया है। फिर थोड़ा सा मैप और आपके पास एटलस वगैरह है तो उसका मैप देख डालो, भैया ये था। तो हमारा ये करंट अफेयर का पार्ट था। और ये सिलेबस है, सिलेबस के देखिए सिलेबस बड़ा बेग सिलेबस है, मैं आपको यहाँ पर बताऊं। जैसे यूपीएससी ने बहुत बेग सिलेबस को डिजाइन किया है, मतलब क्या है ये सिलेबस आपको लगता है, वैसे मैं सबसे अच्छा सिलेबस मानता हूँ वो यूके और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का। लेकिन वो टुच्चा पब्लिक सर्विस कमीशन वो नोटिफिकेशन निकालता ही नहीं, वो ऐसा जब तक बिल में मतलब वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ग्रुप की तरह काम करता है कि वो जो है उत्तराखंड में जिसकी सरकार रहेगी वो वाला काम रहता है। कि सलमान खान की एक मूवी आई थी कि जो जीजा जी बोलेंगे मैं वो करूंगा। तो ये जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन वाला है वो क्या काम करता है, जो उसको आगे आगे से ऑर्डर आते हैं वो तभी निकालता है, अदरवाइज वो निकालता ही नहीं है। 4-4 साल हो जाते हैं लोगों का, बच्चों का एज निकल जाती है, पता नहीं समझ में नहीं आती ऐसी धर्मशाला क्यों खोल कर रखी हुई है, ये बंद करो इनको। तो भाई ठीक है यार, उसको यूपीएससी को काम दे दो, यूपीएससी को भाई यार ऐसा नोटिस जारी कर दो ना, हर 4 साल बाद वैकेंसी निकलने की बात खत्म करो। स्टूडेंट्स को कम से कम एक ऐसा पेशेंस तो रहेगा कि भाई उसने सिलेबस अच्छे से डिजाइन कर रखा है, मतलब वो तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो गया उसका, लेकिन उसने सिलेबस बहुत अच्छे से डिजाइन किया। उसके सिलेबस की मैं तारीफ करता हूँ कि भैया टॉपिक के नाम भी दे रखे हैं, ये बड़ा अच्छी बात है, उसने टॉपिक के नाम भी दे रखे हैं। तो उस मामले में मैं उसके खैर काफी तारीफ करता हूँ। बाकी तो खैर उसने गोबर कर रखा है ये उसने, मतलब ऐसे जो बहुत सारे, मैं ऐसा नहीं कि यूके पब्लिक सर्विस कमीशन को कोई गाली, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको बनाया किस लिए गया, आप काम क्यों नहीं करते। देखिए उत्तराखंड के अंदर क्या है, बहुत ऐसा हिमाचल प्रदेश का क्या छोटा बड़ा, हिमाचल प्रदेश जो है हर साल पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट कराता है, दूसरे स्टेट के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये यूके पीसीएस क्यों नहीं कंडक्ट कराता हर साल है?
क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ग्रुप का काम करता है। आगे से इसको जो वहाँ चीफ मिनिस्टर है, जिसकी पॉलिटिकल पार्टी होगी या जो भी कुछ होगा, आगे से ऑर्डर आएगा जी, फिर वो वही वाला काम हो जाएगा, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूँगा। तो ये लोग वही करते हैं। ये बच्चों का अब भैया कम से कम अगर 20 वैकेंसी भी निकालो, 30 भी वैकेंसी निकालो, बहुत होती है। हर साल निकालोगे तो सही, नहीं करते हैं लोग। वैकेंसी ऐसा नहीं कि वैकेंसी खाली है। हिमाचल प्रदेश छोटा सा स्टेट है, उत्तराखंड से तो छोटा ही होगा, तब भी क्या कहते हैं ये लोग जो है ये नहीं निकालते, वैकेंसी नहीं निकालते। तो वो दिक्कत है यार इन लोगों में। मतलब ये क्या है कि सब वैसे तो सच बताऊं तो बीजेपी जब भी आती है ये कुछ कराती नहीं है। मतलब बीजेपी क्या करती है, सरकारी नौकरी पर रोक लगा देती है। आपको तो जब तक आप प्राइवेट सेक्टर में कुछ जॉब नहीं बढ़ाते तब तक तो निकालो ना, ये गवर्नमेंट जॉब निकालो। अब ये प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पे इसके अंदर। तो ये हम नई करंट अफेयर में मिलते हैं और नए लेक्चर के साथ नए क्वेश्चन देखेंगे उसके अंदर।